हमारी ये दुनिया वाकई कमाल की है ना? मतलब आप सोचिए, बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक, गहरे समंदरों से लेकर घने जंगल, हर जगह हर कोने में जिंदगी अपने अलग अलग रंग बिखेर रही है। हाँ, कहीं दौड़ते घोड़े, कहीं उड़ते पंछी, और कहीं वो चमकते फूल, तो कहीं समंदर में वो बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क वगैरह। ये विविधता तो सच में हैरान कर देती है। बिल्कुल। और इसी हैरानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे आज हम। जी। हमारे पास ना जीव विज्ञान की किताब है कि कुछ हिस्से हैं, अच्छा। हाँ, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिक जो है वो इस बेहिसाब विविधता को कैसे संभालते हैं, कैसे इसे क्या कहते हैं, तरतीब देते हैं और नाम देते हैं। हाँ, मतलब आज का मिशन एक तरह से ये है कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे का लॉजिक क्या है वो समझा जाए। जी। आप सोचिए, करीब 17 से 18 लाख प्रजातियां तो हम जानते हैं। हाँ, जो जानी हुई हैं। और न जाने कितनी अभी मतलब डिस्कवर होनी बाकी हैं। इतनी विशाल संख्या को समझना ही अपने आप में एक चैलेंज है। खैर, जीवन क्या है ये तो थोड़ी फिलॉसफिकल बात हो गई। हाँ, वो एक अलग बहस है। हम विज्ञान पर ही टिके रहते हैं। और विज्ञान की शुरुआत होती है, आप कह सकती हैं, नामों से। देखिए, दिक्कत यह है कि हम आम बोलचाल में एक ही जीव या पौधे को अलग अलग जगहों पर, हाँ, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल। जैसे प्याज का उदाहरण आपने दिया, कहीं कांदा, कहीं बसल, कहीं डुंगरी। सही बात है। इससे तो बहुत कंफ्यूजन होता है। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों को एक स्टैंडर्ड तरीके की जरूरत पड़ी। तो फिर वैज्ञानिक इस उलझन से निपटते कैसे हैं? कोई तो तरीका होगा जिससे पूरी दुनिया में एक जीव को एक ही नाम से जाना जा सके। बिल्कुल। और इसी जरूरत ने जन्म दिया मानकीकृत नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर को। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। जी। लेकिन नाम देने से पहले उस जीव की सही पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले पहचानो फिर नाम दो। एग्जैक्टली। और फिर आता है नामकरण का वो तरीका जो पूरी दुनिया में चलता है, जिसे कैरोलिस लिनियस ने दिया था द्विपद नामकरण पद्धति, मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल, द्विपद, मतलब दो नाम। हाँ, बिल्कुल। हर जीव के वैज्ञानिक नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला उसके वंश यानी जीनस का नाम, जीनस, हाँ। और दूसरा उसकी जाति यानी स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज। अच्छा, जैसे वो आम का नाम है मांजीफेरा इंडिका, सुना है मैंने। जी हाँ, बहुत कॉमन उदाहरण है। तो इसमें मांजीफेरा जीनस हुआ और इंडिका स्पीशीज। बिल्कुल सही। और इसके कुछ नियम भी हैं। नियम? अच्छा, क्या नियम है? ये नाम लैटिन में क्यों होते हैं वैसे? आजकल के हिसाब से थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, उसका कारण है। देखिए, लैटिन को एक मृत भाषा मानते हैं, मतलब अब ये रोजमर्रा की बोलचाल में नहीं है। अच्छा। तो इसके शब्दों के अर्थ बदलते नहीं हैं। इससे नामों में एक स्थिरता बनी रहती है जो विज्ञान के लिए जरूरी है। और नियम आसान है। नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, तिरछे अक्षरों में। हाँ, जीनस का पहला अक्षर कैपिटल, स्पीशीज का छोटा। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। ओके। और कभी-कभी आखिर में उस वैज्ञानिक का नाम भी संक्षेप में जोड़ देते हैं जिसने सबसे पहले उसका वर्णन किया था। जैसे आम के लिए मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब ये नाम लिनियस ने दिया। समझ गया। ये सिस्टम तो ठीक है नाम देने के लिए, पर 18 लाख प्रजातियां, सिर्फ नाम जान लेना तो काफी नहीं है। इनको समझना, इनके आपसी रिश्ते जानना, यहीं पर शायद वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का काम आता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। वर्गीकरण का मतलब ही है जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर सुविधाजनक ग्रुप्स या श्रेणियों में बांटना। ग्रुप्स में? हाँ, ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके। इन श्रेणियों को टैक्सा कहते हैं। एक है तो टैक्सॉन। टैक्सा, ठीक है। और ये सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर नहीं होता। आज का जो वर्गीकरण है, यानी टैक्सोनॉमी, हाँ, उसमें कोशिका की बनावट कैसी है, अंदर की संरचना कैसी है, उसका विकास कैसे होता है, वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, यानी इकोलॉजी, ये सब देखा जाता है। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ग्रुप बनाना नहीं है, काफी गहराई में जाते हैं। बिल्कुल नहीं। और टैक्सोनॉमी से भी एक कदम आगे बढ़कर सोचें तो आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, ये क्या है? सिस्टमैटिक्स में हम सिर्फ ग्रुप ही नहीं बनाते, बल्कि जीवों के बीच के विकासवादी रिश्तों को भी समझने की कोशिश करते हैं। विकासवादी रिश्ते मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ? हाँ,
कौन किससे ज्यादा करीब है, कौन किससे पहले आया। जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है ना जीवन का, उसकी शाखाओं को समझना। लिनियस की जो फेमस किताब थी उसका नाम भी देखिए, सिस्टमा नेचुरे था। अच्छा। सिस्टमैटिक्स कनेक्शन है जी। तो ये जो ग्रुप्स हैं या टैक्सा आपने कहा, ये किसी खास क्रम में होते होंगे, कोई लेवल होता होगा? हाँ बिल्कुल, एक पूरा पदानुक्रम है, एक हायरार्की है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं इसे। हायरार्की। हाँ, सबसे नीचे सबसे बुनियादी लेवल है स्पीशीज। स्पीशीज ये जीवों का वो ग्रुप है जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, स्पीशीज। फिर कई मिलती जुलती स्पीशीज मिलकर बनाती हैं एक जीनस। जैसे वो शेर बाघ वाला उदाहरण। बिल्कुल। जैसे पैंथेरा जीनस में शेर पैंथेरा लियो, बाघ पैंथेरा टाइग्रस, तेंदुआ पैंथेरा पार्दस, ये सब आ जाते हैं। इनमें काफी समानताएं हैं। हाँ, दिखते भी हैं थोड़े थोड़े एक जैसे। फिर मिलते जुलते जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली। जैसे पैंथेरा जीनस और बिल्ली वाला जीनस फेलिस, ये दोनों मिलकर फेलिडी फैमिली बनाते हैं। मतलब शेर, बाघ, तेंदुआ, घरेलू बिल्ली सब एक फैमिली के हुए। अरे वाह, कुत्ते अलग फैमिली के होंगे फिर? हाँ, कुत्तों की फैमिली कैनिडे हैं। अब देखिए, ये मिलती जुलती फैमिलीज मिलकर बनाती हैं ऑर्डर। जैसे फेलिडे बिल्ली कुल और कैनिडे कुत्ता कुल, ये दोनों मांसभक्षी हैं। तो ये कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। अच्छा, कार्निवोरा ऑर्डर हो गया ये। फिर कई ऑर्डर मिलकर बनाते हैं क्लास। जैसे कार्निवोरा ऑर्डर जिसमें कुत्ते बिल्ली आए, और प्राइमेटा ऑर्डर जिसमें बंदर, गोरिल्ला, इंसान आते हैं। ये सब स्तनधारी हैं। तो ये ममेलिया क्लास में आ गए। ममेलिया, स्तनधारी, समझ रहा हूँ। इसके ऊपर आता है फाइलम। ये जंतुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिवीजन ये पौधों के लिए। जैसे ममेलिया क्लास, एव्स क्लास पक्षी, रेप्टिलिया क्लास सरीसृप, इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा। और आखिर में सबसे ऊपर सारे फाइलम या डिवीजन मिलकर बनाते हैं किंगडम। जैसे एनिमालिया पूरा जंतु जगत या प्लांटे पूरा पादप जगत। वाह, मतलब स्पीशीज से शुरू होकर किंगडम तक एक पूरी सीढ़ी है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं समानताएं कम होती जाती हैं। हाँ, और विविधता बढ़ती जाती है। निचले लेवल पर जीव ज्यादा मिलते जुलते हैं, ऊपर जाते जाते वो बस किसी एक आध बड़ी खासियत में समान रह जाते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत में जो एक टेबल है ना, टेबल 1.1, उसमें मनुष्य, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं का पूरा वर्गीकरण इसी तरह दिखाया गया है, स्पीशीज से लेके किंगडम तक। हाँ, वो मैंने देखा। तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर जीवन की ये जो अपार मतलब हैरत अंगेज विविधता है, उसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ये तरीके ईजाद किए हैं। नामकरण, खासकर वो द्विपद नामकरण, जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, और वर्गीकरण जिसमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों आ गए। ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि जीवन के आपसी रिश्तों और उसकी जो पूरी कहानी है विकास की, उसको पढ़ने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सिस्टमैटिक्स का महत्व यहीं पर आता है। ये हमें सिर्फ विविधता नहीं दिखाता, बल्कि उसके पीछे जो विकासवादी संबंध हैं उनको भी उजागर करता है। ये गहरा नजरिया देता है। यहाँ एक बात सोचने लायक है। अगर ये पूरा वर्गीकरण हमारी आज की समझ पर, दिखने वाले लक्षणों पर और विकासवादी रिश्तों की हमारी इंटरप्रिटेशंस पर आधारित हैं, तो भविष्य में जो नई खोजें होंगी, खासकर मॉलिक्यूलर लेवल पर, जैसे डीएनए वगैरह से मिलने वाली जानकारी, क्या वो जीवन के इस पेड़, इस ट्री ऑफ लाइफ और इन कैटेगरीज के बारे में हमारी समझ को बदल सकती हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं और बदल भी रही हैं। आणविक डेटा अक्सर पारंपरिक वर्गीकरण को चुनौती देता है और हमें रिश्तों को नए सिरे से देखने पर मजबूर करता है। ये एक लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक सतत खोज है। विचार करने के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा बिंदु है।